बोलो गौ माता की जय। माँ, क्योंकि बस एक यही आधार है माँ सब। और अब सबसे बड़ी एक समस्या बीमारी की बात की जाए, सबसे बड़ी एक बीमारी है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के लिए हमने कोरोना में देख लिया कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि वो व्यवस्था हमारे फ्री की थी, हमने उसका यूज ही नहीं किया। इसके लिए जाना पड़ा गौ माता के पास, हमें सब कुछ दे रखा था उस समय। यदि हम हमारे घर में 1 चम्मच गौ माता का घी जलाते, उससे 1 टन ऑक्सीजन बनती है। अब वैज्ञानिक कारण क्या, हम जो रोज आरती पूजा करते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? एक सूत्र दिया ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो क्रिया हम करें उस क्रिया से सारे विश्व को स्वस्थ का लाभ मिले। अब यदि हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे, हवन करेंगे, तो क्या हमारे परिवार के लिए करेंगे? क्या है क्या धुआं बाहर नहीं जाएगा? इसका क्या पड़ोसी को फायदा नहीं होगा? क्या इसका ब्रह्मांड में नहीं उठेगा? क्या पूरे ब्लॉटी को फायदा नहीं होगा इसका? इसके इतने यही कारण है कि हमें सूत्र दिया, यदि हम 1 चम्मच गौ माता का घी यदि हम हमारे घर में प्रतिदिन जलाएं, ऑक्सीजन की कमी जीवन में कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि हमें घर में आरती करना है, पूजा करनी है, मंदिर में आरती पूजा करना है। अब हम मंदिर गए, हमने घंटा बजाया, क्यों? उसका कारण, वैज्ञानिक कारण क्या है? सिर्फ ऐसे ही, यदि कांसा धातु होता तो इसका परिणाम घंटी है, घंटी होता कोई बता दो इसका क्या होगा? इसके लिए हम घंटी बजाते हैं। यदि हम मंदिर जाए तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो शरीर है, सबको स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है कि हम सिर्फ मंदिर में, हमारा जो शरीर भी मंदिर में ही हो, बुद्धि भी मंदिर में ही हो। आजकल क्या होता है, हम जाते हैं मंदिर में, शरीर हमारा मंदिर में रहता है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। दोनों चीजों को स्थिरता लाने के लिए हम घंटी बजाते हैं। घंटी ला भी दिखा चमत्कार, उसका घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी ला, हाँ, उसका भी परीक्षण में हो जाएगा ना उसका। क्योंकि हमारे शरीर में ताकत, उससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी उससे, और ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा मन स्थिर होगा, और हम जिस काम के लिए गए हम उसी के होकर जाएंगे, भगवान के लिए गए हम। और हम घर में जितने हम हमारे सनातन धर्म में जितनी क्रिया कर, सब सारी वैज्ञानिक है। देखो आप कौन प्रैक्टिकल आप पे करते हैं, आपका हाथ दिखाओ, नहीं पूरा ताकत लगा ना, आपका हाथ नीचे करूंगा मैं, पूरा हाँ ताकत लगाओ, उसको हाथ नीचे करूंगा, ताकत से नीचे करूंगा मैं। आप रोकना, ये देखो आपकी ताकत, इतनी ताकत है आपकी, ठीक है। प्रदेश को यदि हम घंटी के तरंग सुना दी जाए, आपके हाथ से घंटी बजा दो, ये हाथ से घंटी बजा दो, हाथ से घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, तरंग भी मिलेगी और धातु भी आपके अंदर प्रवेश करेगा। ये देखिए घंटी बजी है, ये ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाइए, ये देखो आप, ये देखो पूरी ताकत बढ़ी है। मैं कोई ताकत लगा रहा हूँ, हाथ नीचे नहीं हो रहा आपका, है ना। ये विज्ञान है इसका, इससे हमारी बॉडी की ताकत तक बढ़ गई घंटी बजाने से। सोचो कितने हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि हमें उनको ताकत भी प्रदान करना है, सकारात्मक ऊर्जा भी देना है, ताकि उनका मन स्थिर हो। जैसे कल एक धातु विज्ञान पे चर्चा चली थी, हम किस बर्तन में भोजन बनाए और किसमें हम ग्रहण करें तो किससे ताकत बढ़ेगी और किससे कौन कौन सी बीमारी खत्म होगी, ये धातु का विज्ञान था। तो अभी सिर्फ बात चल रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाई जाए? पहला तो दीपक है, गौ माता का धृत प्रतिदिन हमारे घर में जले, उससे कितने चमत्कार होंगे। एक चमत्कार तो ये हो जाएगा, हमारी जो गौ माता रोड पे है वो सारी घरों में आ जाएगी, और गौ पालक को पैसा मिलेगा तो गौवर्धन होगा, और घी जलेगा तो सारे ब्रह्मांड को ऑक्सीजन मिलेगी। और दूसरा, अब आज का विज्ञान बोलता है कि जिस चीज को फॉर्मेट करेंगे उसका गुण घटता जाएगा। किस चीज को भस्म करेंगे, किसको पूरी आग लगा दो, जला दो चीज को, उसको उसमें गुण रहेगा क्या रहेगा?
उसका गुण खत्म हो जाएगा ना उसका, तो हमने उसको भस्म कर दी, जला दी उसको, उसमें क्या बचेगा। यदि गौ माता की बात कर ले हम, गौ माता का ताजा गोबर है, उसमें मात्र 17% में ऑक्सीजन है ताजा गोबर में, अब वो सूख गया। अब आज का विज्ञान क्या बोलता है कि फॉर्मेट हुआ तो उसकी ऑक्सीजन कम होना चाहिए, लेकिन 27% उसमें ऑक्सीजन बढ़ गया सूखने के बाद। उसको हमने जला दिया, भस्म कर दिया। जो काला काला कोयला है उसमें 30% ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और बढ़ गया। उसको हमने काले को और जला दिया, पूरा भस्म कर दिया, सफेद बना दिया उसको, उसमें 47% उसमें ऑक्सीजन हो गया। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है। और इसको हमें रात को जो हमारा पीने का जो जल हो, आज बात चल रही ना आरओ की बात चल रही है कि हमारा जल खराब हो गया, अशुद्ध हो गया। इस पर कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी, छूट गया था ये वाला। यदि हमारा जल पूरा पीने योग्य नहीं है, खराब है, हमें आरओ लगाना पड़ रहा है, तो हमारे पास सबसे बड़ी बाबा गौ माता है, उसकी भस्म ले लें हम। इसकी ऑक्सीजन यदि और बढ़ाना है हमें, 47 से और ऊपर करना है, तो जो जल रहा ना अपना कंडा जल रहा है ना, गौ माता का उपला जल रहा है, उसमें घी डाल हवन कर दो उसमें, तो उसकी ऑक्सीजन और बढ़ जाएगी। और उसको छान के डिब्बे में रख लो, रात को सिर्फ 1 चम्मच हमारे जल में डाल दो, और सुबह सुबह उसको पी लो। अब हम 100 बीमारी से बचे रहेंगे हमेशा, जीवन भर के लिए, प्रतिदिन। ये तो कर सकते हैं, सस्ता है तो उसमें कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक दिन जाना गौशाला, उपला तो वहां मिलता ही होगा, उपला वहां जला के उसकी भस्म बना लो, डिब्बे में रख लो या मटके में डाल दो उसकी भस्म को। यदि उसका पानी हम दिन भर पिएंगे तो उसके जो पूरे हमें मिनरल्स मिलते रहेंगे। अब आरओ में क्या होता है, आरओ में होता ये है कि हम प्यास इसलिए लगती है हमें कि जो हमारे मिनरल्स है, मिनरल्स सूख जाते हैं, मिनरल्स को ग्रहण करने के लिए हम जल पीते हैं, लेकिन आरओ में वो आने के बाद पूरे मिनरल खत्म हो जाते हैं और हमें बार बार प्यास लगती है। आप एक दिन परीक्षण करना आरओ का और गौ माता का, जिसमें भस्म है उसका जल एक बार पीना, आपको 1-2 घंटे आपको प्यास नहीं लगेगी, इसके लिए बार बार प्यास लगती रहेगी। फ्रिज का पानी है और ये आरओ का पानी, इसमें बार बार प्यास लगेगी आपको। और तीसरा क्या है उस भस्म में, तीसरा क्या है, एक गौ माता की भस्म, सुबह सुबह की लार और सहजन। ये ब्रह्मांड में 3 ऐसी वस्तु हैं, इसमें 18 केमिकल एक साथ है पूरे। और तीसरा चौथा एक वो है अपने कुएं का पानी। जब कुआं घेरा होता है ना, उसका पूरा परसों बताया था मैंने, पूरा इसकी लंबी व्याख्या थी कि जिस चीज का सरफेस टेंशन एरिया कम होगा वह चीज सफाई करेगी। उसमें पूरे 18 पोषक तत्व होंगे, कुएं के जल में पूरे के पूरे 18 पोषक तत्व है। आप हर बीमारी को उसका इलाज कर सकते हो आप। दूसरा सहजन, मुंगना। यदि हम मुंगने की चिकित्सा कर लें, सहजन की चिकित्सा कर लें, तो भी हर बीमारी कंट्रोल हो सकता है, कैंसर तक कम हो सकता है उस पर। और दिल्ली में तो बहुत काम चल रहा है उस पर, सारे बड़े शहरों में काम चल रहा है उस पर। पता है किसान क्या कर रहा है, किसान सहजन होते हैं, देख सहजन देखिए आपने, बड़ी फली होती, खाते उसको, सांभर बनाते खाते उसको। किसान क्या करता है, फली तो बेच देता है, जिसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों को काट के तो सुखा के उसका पाउडर बना के बेच रहे हो, वो अच्छा बिक रहा महंगा, मुनगा बोल के, मुनगा पाउडर। इसमें 18 पोषक तत्व इस भस्म में। प्रतिदिन इसका जल यदि हम लें, कोरोना तो क्या, कोई सी भी बड़ी से बड़ी महामारी घर पे अटैक नहीं करेगी। पहला तो हमने दीपक जला लिया, ऑक्सीजन बढ़ा लिया, और ऑक्सीजन हमने पी भी ली साथ में, भस्म वाला जल लिया हमने, तो कोई सी भी व्याधि नहीं होगी। अब बात की जाए कैंसर की, सिस्ट गांठ हो गई, तो उसमें भी हम यदि रोगी के कमरे में यदि हम एक दीपक जला दें रात को, गौ माता का धरत का, उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी, ऑक्सीजन कमी से भी कैंसर होता है। और दूसरा, यदि हम उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दें और उसको 18 मिनट साथ में दें हम, मतलब 18 मिनट मतलब भस्म का पानी दें हम, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और कैंसर का बड़ा रूप हो गया। कैंसर में क्या होता है, हमारी जो कोशिका होती है वो टूटती रहती है, बनती नहीं वो। तो हमारे पास एक वनस्पति भी है,
आपके यहीं काफ़ी मिलेगी, या आप नेट पर सर्च मार लो, अभी वो देख आप पहचान जाओगे उससे, पुनर्नवा नाम से। काश साइड झाड़ियों में बहुत मिली होगी। उसका नाम है पुनर्नवा, मतलब कि जो हमारे शरीर में जो सेल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनका पुनर्निर्माण, हाँ डेट हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो जाएगा। इतनी चमत्कारी हमारे पास औषधियाँ भी है। पुनर्नवा गैस में काम में आएगी, पुनर्नवा बवासीर में काम में आएगी, पुनर्नवा लीवर किडनी सब हर एक बीमारी में काम में आएगी। आपको इसकी मेडिसिन बनाना है तो घर में बन सकती है। आधा कप गौमूत्र, 4 से 5 पुनर्नवा की जड़ इतनी कट के छोटे से, और थोड़ी सी हल्दी, यदि इसको उबाल का आदि कर ली जाए और यदि हम पी लें तो कैंसर में चमत्कारी लाभ मिलेगा। और किसी के प्रोस्टेट यदि 35 हो गए, 55 हो गया, बढ़ भी गया किसी प्रोस्टेट, तो उसमें तुरंत आराम मिलेगा। 1 महीने में हमारा वहाँ पे मैंने इसका परीक्षण भी किया था। एक बाबूजी आए थे, उनको प्रोस्टेट 55 बताया डॉक्टरों ने, उनको कुछ नहीं, जड़ दी थी मुझे पुनर्नवा की जड़ दी थी उन्हें, और गोवार के दिया था पुनर्नवा मिश्रित वाला, दोनों को उन्होंने सेवन किया और मात्र 1 महीने में चमत्कारी लाभ। डॉक्टर बोले कि अब आप ऑपरेशन नहीं होगा, इतना इसका चमत्कार भी है। तो कुछ औषधियाँ हैं, कुछ हमारी गौमाता है, सारी व्याधि को ठीक करने की ताकत हमारी गौमाता के पास है। जैसे एक बहुत बड़ी बीमारी होती है बवासीर। बवासीर बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं अपने आप और घर में फ्री फोकट में, और आप सब चिकित्सा कर सकते हो उसकी, मैं खुद करता भी हूँ। जंगल में वनस्पति होती है, उसका नाम है मेहंदी। यदि हम मेहंदी के पत्तों को ले आए, उसको कूट लें, उसका रस निकाल लें, उसको यदि हम 1 ही दिन पिला दें तो 1 दिन उसको चमत्कारी लाभ मिला, 1 दिन में बवासीर में। उसको यदि भगंदर भी हो गया हो तो 3 बार दे दो 8 दिन के अंदर में, बस 3 ही बार देना है, वो जड़ से सफा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अच्छी हो गई तो इसका मतलब कुछ भी खाओ, रात को 12 बजे खाओ, रात को 2 बजे खाओ, कुछ भी खाओ फिर ठीक। क्योंकि बवासीर में सबसे पहले परहेज करना अति आवश्यक होता है। कब क्या कितना खाना, वो परसों से पहले बहुत लंबी चर्चा हो गई इस पर। बवासीर यदि हमें नहीं हो, इसके लिए हमारे पास गौमाता है। हम यदि भोजन के उपरांत यदि 1 गिलास यदि हम छाछ ले लो गौमाता का, तो जीवन पर्यंत बवासीर नहीं होगी, और होगी भी तो खत्म हो जाएगी। एक व्याधि होती है गैस, उसकी बड़ा हुआ होता है अल्सर। अल्सर का डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना होगा, आते कटेगी पिटेगी सब कुछ होगा, लेकिन गौमाता के पास उसका इलाज भी है। रात को लेना है 1 गिलास गौमाता का दूध, उसमें हमने 3 चम्मच यदि हमने गौमाता का उसमें हमने दध मिला दिया, उसको हमने 50 से 60 बार फेंट लिया, ऊपर से कर दिया उसको, खूब फेंटना इसके लिए कि दूध के कण और घी के कण दोनों आपस में मिल जाए, और यदि इसको हम खड़े पिला दिया। एक सबसे बड़ी बात है, हम एक गलती कर देते हैं, हमें दूध हम बैठ के पीते हैं हमेशा, यही है, और पानी खड़े पी लेते हैं, सबसे गलत। हमें पानी हमेशा इसी मुद्रा में पीना है, वज्रासन में नहीं। हम उकड़ू बैठते ना, उकड़ू में और पालथी लगा के 2 आसन में पानी पीना हमें, और खड़े होकर पानी नहीं पीना। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पानी की स्पीड तेज होती है, स्पीड होती है तेज पानी की, इसीलिए बिजली बनती है। उसमें पानी की स्पीड में बिजली कहाँ से बनेगी? यदि हम पानी डालेंगे खड़े हम डालेंगे तो स्पीड से जाएगा पानी हर अंग में, घुटने में आएगा, घुटने खराब कर देगा, कमर दर्द हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि हमें बैठ के जल ग्रहण करना है और खड़े दूध पीना है। किसको हार्ट अटैक हो, 80% ब्लॉक हो, 70% ब्लॉक हो, 80% ब्लॉक हो, डॉक्टर बोला ऑपरेशन ही होगा, तो रात को दूध देना है, गौमाता का दूध, उसमें गाय का घी मिलाना है, 50-60 बार को फेंटना है और खड़े पिलाना है। अब किसी को साइटिका होती है, साइटिका का भयंकर दर्द हो, गौ माता का दूध, उसमें घी फेंटना, उसको पीना है। अब पीने का तरीका भी है, उसको फिर ऐसा पीना है,
ये नस समस्या होती है ना, नस खींचनी चाहिए पीते हुए थे। हम जैसे खड़े गए, हम दूध पी रहे हैं, हम नस पे तनाव देना है और फिर दूध पीना है, ये इस पोजीशन में उसको पीना है, तो तनाव तो लगेगा ही और साथ में सिर्फ भर भर के पीना है, नहीं गड़गड़ पी गया कि बाद में। सबके नियम है। और अल्सर में तो बहुत बढ़िया काम करता है। और अल्सर के लिए भोजन के उपरांत गौ माता का छाछ का इतना बड़ा विज्ञान है। हम घरों में देखते हैं हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, अब क्या करें, डॉक्टर पास ले जा रहे हैं, महंगी महंगी दवाई दे रहे, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। लेकिन गौ माता का उसकी चिकित्सा है। कैल्शियम कम है बच्चे का तो उसका दिमाग भी कमजोर होगा। उसका यदि कैल्शियम बढ़ा दिया हमने, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो फिर का दिमाग बढ़िया हो, तो दिमाग उसका रहेगा और टॉप करेगा वो। ऑक्सीजन के लिए गौ माता की भस्म, और कैल्शियम के लिए जैसे कि हमने 1 गिलास गौ माता का दूध लिया, उसमें मात्र 20 मिली कैल्शियम उसके अंदर है दूध में। उसको हमने और फॉर्मेट किया, उसको दही जमा दिया, हमने दही बना दिया, उसमें 100 यूनिट कैल्शियम आ जाएगा उसके अंदर। उसको हमने और फॉर्मेट किया, उसको पूरा मथ दिया, उसका सब कुछ निकाल दिया, हमने घी भी निकाल लिया उस छाछ में से, उसमें 1000 यूनिट कैल्शियम आ गया। सोचो उसका जो मेन था घी वो तो निकल गया, हम उसको यूज नहीं करते, छूछा है, मतलब बस छाछ कोई काम का ही नहीं है। छाछ में 1000 यूनिट कैल्शियम है। और यदि उसमें हमने जीरे के दाने के बराबर उसमें हमने चूना मिक्स कर दिया, उसमें 4000 यूनिट कैल्शियम आ गया। अब सोचो छोटा बच्चा ये पी ले सुबह सुबह खाली पेट। हाँ आप बोलेंगे कि इसमें सर्दी खांसी होगी बच्चों को, तो कोई उसमें गुड़ मिलाना, दही में और मठे में गुड़ मिला के ही लेना चाहिए। मठा तो तड़का मार के ले सकते हैं हम, लेकिन दही का तो नियम है कि बगैर गुड़ का दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन होता क्या आज, हम डाल देते उसमें नमक, उसमें डालते हैं चीनी और अत्यधिक चीनी, मतलब जो कुछ दही में था सारा सत्यानाश कर दिया। फिर बोलेंगे हमने तो भैया खूब दही खाया, आराम ही नहीं मिला। कहाँ आराम मिलेगा, सत्यानाश तो कर लिया। मेरे को चश्मा लग गया था 2002 की बात है, चश्मा लग गया था मेरे को, और 3-4 साल चश्मा रहा। डॉक्टर के पास गया, चक्कर लगाए, चश्मा लग गया, सब कुछ होगा, गोलियां खाई। अब ये हुआ, मेरी दादी ने बोला क्या तुम तो है ना छक्के घी दूध नहीं खाओ। मैंने वही किया, मैंने 6 महीने छक्के दूध घी मठा खूब लिया। आज मेरे को कितने साल हो गए, चश्मा ही खत्म। मैं पुरानी फोटो में पूरे चश्मा लगा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली है। यदि हम हमारे बच्चों को आज एक शिक्षा, छोटी शिक्षा दे दें, हमें बाहर का नहीं लेना है, और जितना अधिक से अधिक हमें गौ माता का दूध दही घी लेना है, गाय का दूध दही घी लेना है। यदि हमने ले लिया, स्कूलों में उसका अच्छा प्रचार हो गया, वो कुछ सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस पर थोड़ा सा प्रचार कर दे, और डेयरी मिल्क का विज्ञापन ना करवाए, अंग्रेजों को मत हम अमीर ना बनाए। यदि थोड़ा सा इसका विज्ञापन कर दिया, दूध का, घी का, गुड़पट्टी का, यदि एक छोटा विज्ञापन चला सरकार कि मीठा मतलब गुड़पट्टी, इतना ही कर दे मात्र बस, तो आज को जो हमारी जो समस्या है, अभी जो ठंडी की समस्या है, यदि हमारा जो बच्चा गुड़पट्टी लेगा, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी, उसका दिमाग भी प्रखर होगा, उसका सल्फर लेवल बढ़ेगा, उसको सर्दी खांसी छींक कुछ भी नहीं होगा। कितना बड़ा विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्योहार बनाए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर ही त्योहार बनाए हैं। अब देखिए जितने त्योहार ठंड में आएंगे, सब में प्रमुखता से एक ही चीज होगी, जितने व्यंजन बनेंगे उसमें गुड़ भी होगा, घी भी होगी, उसमें तिल भी होगी, उसमें फलीदाने भी होंगे। सर्च किसने किया था? हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन हम उसको भूलते आ रहे हैं आज। हम तो मीठा मतलब डेयरी मिल्क खा रहे हैं आज। और एक चीज होती है, त्योहार समय पे बेचारे जो व्यापारी होते हैं ना, अच्छे व्यापारी होते हैं, मिठाई बनाने वाले, उन पे छापे पड़ते हैं। कुछ कुछ गलत होंगे, सभी गलत नहीं है। छापे पड़ना चाहिए था डेयरी मिल्क पे। वो 6-7 महीने पैक हो गया यार, ये पैक क्या रही है, हम क्या खा रहे हैं हम, लेकिन ताजी मिठाई में छापे पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है, हमारे जितने भी त्योहार होंगे उसमें गुड़ होगा, तिल होगी। जैसे आप संक्रांति आने वाली है,
संक्रांति जनवरी में आने वाली है ना, उसमें ठंड की अधिकता वो अधिक होगी। तो हमारे ऋषि मुनियों को बोला कि ये ठंड आएगी तो हमारा बॉडी का सल्फर लेवल बहुत कम हो जाएगा। सल्फर लेवल कम होगा तो हमें छींक भी आएगी, सर्दी भी होगी, जुकाम भी होगी, बुखार भी होगा। तो उन्होंने एक चिकित्सालय खोल दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। वो चिकित्सालय का नाम है त्योहार। त्योहार आएगा तो उस दिन हमें भारी चीज खाना, उसी दिन के लिए भारी चीजें खाना है हमें। तिल है, गुड़ है, तिल पट्टी है, मूंगफली दाने की वाली चिक्की पट्टी है, ये खाना। और फिर भोजन हल्का लेना है, क्योंकि बात बढ़ेगा ना, ये सब चीजें कफ और बात बढ़ेगा खाने पीने से ये वाला। तो ऋषि मुनियों ने बोला कि हमें भोजन हल्का लेना। खिचड़ी, वो फीकी खिचड़ी, उसमें घी मिलाना, गुड़ मिलाना। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है ये। उन्होंने कितना आगे रोके रह के सोचा हमारे ऋषि मुनियों ने कि हमें भारी चीज तो गुड़ ये खाना हमें, और भोजन हमें हल्का लेना है। यदि हम हमारे बच्चों को अत्यधिक प्रखर बनाना चाहते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट यदि हम डेली का मथा हुआ उन्हें मठा पिला दें, उसमें चूना मिलाकर, उसमें गुड़ मिलाकर, तो आप 1 महीने बाद चमत्कार देखना वो बच्चे का। आपकी हर एक बात मानेगा। आपकी बात क्यों नहीं मान रहा वो? क्योंकि सल्फर कम हो गया, सल्फर भी कम हो रहा, कफ भी कम हो रहा, कैल्शियम भी कम हो गया। ये 3 की अधिकता कम होगी तो आपकी बात बच्चा नहीं मानेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा। इसको बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का हमें सेवन कराना है। और फिर रात को, सुबह हम क्या खिलाना उसको? सुबह दूध बच्चों को कभी नहीं देना, बात बढ़ेगा बच्चे का किसी का भी। हाँ, लेकिन 4 साल तक का जो बच्चा है 24 घंटे दूध पी सकता है। 4 साल के बाद बच्चों को दूध नहीं पचा पाएगा, तो सुबह दूध नहीं पचा पाएगा। दूध का समय सूर्यास्त के बाद। सुबह हमने छाछ दिया और रात को उसमें दूध में घी मिला के फेंट के पिला दो उसको आप, एक चमत्कार हो जाएगा। बच्चे को हमें 11 महीने ही दूध पिलाना है, 1 महीना दूध नहीं पिलाना, हमें किसी का पीना भी नहीं है। तो वो दूध कहाँ जाएगा? ओम नमः शिवाय। 1 महीना भगवान शिव को जाएगा। अब इसकी वैज्ञानिकता क्या है? इसकी वैज्ञानिकता यह है कि वर्षा काल है और वर्षा काल में औषधीय वनस्पतियों में बात आ जाता है, बात का गुण हो जाता है। अब गौमाता और जो भी हमारे भैंस कुछ भी जो गौमाता ग्रहण करेगी, जो चारा वनस्पतियां ग्रहण करेगी, वो बात लेके आएगी और वही बात दूध में जाएगा, बात आएगा। तो बच्चे का दिमाग उतना संतुलन, मतलब फिर वो 11 महीने दूध पिलाना वो खत्म हो जाएगा पूरा। जो हमने 11 महीने उसको दूध पिलाया उसका पूरा असर 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला कि जिस चीज में विष तत्व है उसको चढ़ा दो भगवान शंकर को। और हमारा ज्ञान पेल रहे कि बच्चों को दूध पिला दो, शंकर को मत चढ़ाओ। शंकर को दूध मत दो, गरीबों को दूध बांट दो, उनके बच्चे भी खराब करो। सभी का वैज्ञानिक कारण है। और हमें अल्सर हो गया तो सुबह मठा और रात को दूध में घी मिला के देना है, भोजन नहीं कराना है। फलाहार, रसाहार और दलिया खिचड़ी बस मामूली की पाचन तंत्र पूरा का पूरा खराब है। और बवासीर होने का मेन कारण क्या है? बवासीर होने का मेन कारण है कभी भी कुछ भी खा लेना। आज वही तो हो रहा है। हमारे बच्चों को छोटा सा ज्ञान दे दिया जाए बस स्कूलों में सिर्फ कि हमें कभी भी कुछ भी नहीं खाना है, भोजन का समय निश्चित हो और शाम को एक समय निश्चित हो। और सबसे बड़ा सूत्र बच्चों को दे दिया जाए कि भोजनांते विषमवारी, भोजन करते करते और भोजन के अंत में जल पीना विष पीने के बराबर है। बस एक सूत्र से हमारे बच्चे की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। वो जीवन में बीमार तो नहीं पड़ेगा, उसको पेट के रोग तो नहीं होंगे, इतनी गारंटी है। उसको जीवन भर पेट के रोग तो नहीं होंगे। एक सूत्र का पालन ये कर ले, एक सूत्र का पालन ये कर ले, सुबह स्कूल जा तो कुछ खा पी के जाए, सॉलिड खा के जाए। आजकल हुआ क्या है, आपसे हमें बताना भूल गया, हमारे साथ आज उपस्थित है सबसे बड़े मतलब एक पूजनीय हमारे राजीव जी है और शिशु मंदिर के हमारे प्रिंसिपल महोदय जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है और मैं ऊपर बैठा हूँ, अपने आप में मतलब ठीक भी नहीं लग पा रहा है
कि इतनी महान मूर्ति आगे और मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, ये भी मेरी एक दुस्साहस है, क्योंकि बड़ों के बीच में अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में है। तो जी हमारे प्रधानाचार्य जी आज उपस्थित है। बच्चों को यदि ये बता दिया जाए, आप कल आप चेक भी कर सकते हैं बच्चे की इसकी हाथ की रेखा चेक करना। देखिए ये मेरा जो है ना, ये चांद, इसको चांद बोलेंगे, ये रेखा हमारी, ये इसको मिलाना है, वो दोनों ये मिलना चाहिए, ये वाली, ये दोनों रेखा ये मिलनी चाहिए, मतलब उसकी नाभि जगह पर है। जो बच्चा, जो बड़ा व्यक्ति कितना ही सुबह भूखा रहेगा ना, वो उसकी नाभि चले जाएगी, पेट के भयंकर रोग होगा उसको। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि सूर्य उदय से 2.5 घंटे के अंदर अंदर भोजन करना हमें, और भरपेट खाना है, छक के खाना है। उस समय हमने छक के खाया तो हमारी पेट तृप्त तो होगा, मन तृप्त भी होगा और आत्मा तृप्त होगी। और जिस दिन हमारी भोजन से आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसका हमने रस का आनंद लिया, हमारी सारी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि भोजन अमृत बन गया, उससे हमारी आत्मा तृप्त भी हुई है। वो सुबह ही सुबह हमें छक के भोजन करना चाहिए। माता जी भोजन कर रहे, इसमें बहुत आत्मा तृप्त होती है, आनंद आता है रोज प्रतिदिन। बहुत बड़ी भोजन सुबह का हो, उसमें आत्मा तृप्त हो। आप उन्हें बच्चों को बोल दिए बेटा सुबह कुछ खा के आना आपको, अब बच्चे क्या करते हैं, दूध पी के जाते हैं, वो सॉलिड भोजन नहीं है, उससे उनकी बात बढ़ जाएगी। बोलना कि आपको दूध तो आपको रात को ही लेना है, सुबह आप मठा, दही है, दही और फुल्का खा ले लो, दही चावल ले लो, जो आपकी पसंदीदा हो, सब कुछ। पराठे भी पच जाएंगे, सुबह पराठे भी पचेंगे, लेकिन रिफाइंड पराठे नहीं हो। पराठे अच्छी चीज है, वो हमारे सरसों के तेल के हो, तिल के तेल के हो, बहुत अमृत, बहुत पचेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बच्चे को सुबह सुबह भरपेट भोजन कराना है। और यदि बच्चा यदि फिर स्कूल आएगा तो उसका मन भी लगेगा और पढ़ाई में दिमाग भी लगेगा। और आज होता क्या है, हमारे बच्चे 2-2 बजे तक भोजन करते हैं, और हम भी खुद भोजन 2-2 बजे तक करते हैं सभी यहाँ। यदि 13 वेग है हमारे शरीर में, जिन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए। भूख का वेग हमने रोक लिया तो आते में एक केमिकल रिलीज होगा, आते जला देगा। प्यास का वेग, हमारी आंतों में केमिकल निकलेगा, पूरी आंतों को खराब कर देगा। प्यास का वेग भी हमें नहीं रोकना चाहिए। मूत्र का रोग, इससे हर्निया होता है, पथरी होती है, कई बीमारियां होती है इससे। मल का वेग, आपको पता ही है कितना भयंकर है, वो पूरी वायु ऊपर चढ़ती है, हार्ट अटैक वही तो है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक गैस की बीमारी में डॉक्टरों ने छल्ले पिला दिए, ऑपरेशन कर दिया। अब हार्ट अटैक हुआ क्यों? हम जो अस्त व्यस्त भोजन करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उससे गैस बनेगी। अब गैस का गुण होता है नीचे की ओर जाना, मल को धकेलना, मूत्र को धकेलना, प्रेशर देना, मतलब नीचे की ओर जाना। हम प्रतिदिन उल्टा करते रहे तो गैस एक दिन रास्ता भटक जाएगी। क्या मुझे तो कितनी, तो वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। वो जिस दिन ऊपर की ओर आएगी, हार्ट तक आएगी, पहला स्टेप आ जाएगा आपको। पर हार्ट अटैक गलत, हार्ट अटैक नहीं है, वो गैस का दर्द है। उसी घर में चिकित्सा कर सकते हैं। किसी को ऐसा हुआ, अत्यधिक गैस बढ़ी, हार्ट तक आई है, उसमें हमने 8 से 10 लहसुन की कली बांट के चबा चबा के खिला देना उसको, 10 से 20, तुरंत आराम मिल जाएगा। लहसुन बहुत चमत्कारी औषधि है हमारे घर के अंदर। और भोजन के बाद मट्ठा नियमित रूप से सेवन करना है, और रात को गौमाता का दूध, ये 2 नियम अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा, सबसे सस्ता, सबसे सरल उपाय बच्चे का दिमाग को एकदम ब्रिलियंट बनाने के लिए, मात्र 5 ग्राम घी गाय का, इसके तलवे पे यदि लगा दिया जाए, या तलवे पे लगाना है, और धातु होती कांसा, उसकी कटोरी ग्लास से उसको रगड़ना है,
उसको 15 मिनट में रगड़ दिया, उसको प्रेस कर दिया 15-15 मिनट, दोनों को आधे घंटे इस पे मेहनत कर लिया। सोते समय करेंगे तो उससे 4-5 फायदे होंगे। उससे बच्चों को पक्की नींद आएगी, गहरी नींद आएगी बच्चों को। उसका जो माइंड होगा प्रखर होगा। यदि आपके क्लास में यदि कोई बहुत ही कमजोर बच्चा, उसमें प्रैक्टिकल करना, प्रखर का तो वो तो प्रैक्टिकल करने के लिए ही है। उसको बुलाना, उसके माता पिता को बुलाना, उसको ये बता देना कि इसका गाय के घी के तलवे में डेली इसको मसाज करना है 6 महीने तक। पूरा तलवा पूरा काला हो जाएगा, धोना नहीं है उसको, पोंछ के सुला देना उसको। गहरी नींद आएगी, उसका चश्मा भी उतरेगा इसी से, क्योंकि हमारी बॉडी के सेंसर पॉइंट है ये मोटी चमड़ी, एक हाथ और एक पैर, इससे चश्मा भी उतरेगा, नींद भी भरपूर आएगी और याददाश्त बढ़ेगी और बुद्धि प्रखर होगी। इससे हम सभी भी कर सकते हैं। इससे और तो और बाल तक आ जाएंगे। इतनी सही चिकित्सा है। अब बाल की बात किया तो भाई प्रैक्टिकल कर सकते हैं भाई साहब के ऊपर। इनके बाल अभी पूरे आ जाएंगे, काले बाल आएंगे। एक फ्री गौ माता ने चाट लिया, उसके जीभ में कांटे टाइप होते हैं एकदम, तो पूरे जो रोम छिद्र हो गए ना, हमारे बाल नहीं आ रहे, इसका ये हमारे छिद्र पूरे बंद हो, इसलिए बाल नहीं आ रहे हैं। छिद्र को पूरे खोल देगी, थोड़ा उसमें खून भी आएगा, कोई समझ कुछ नहीं होगा उससे। पूरे 21 दिन तक यदि हमने नियमित कर लिया तो भाई साहब के बाल काले आएंगे, ये गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। और गौ माता की सौगंध खा के बोल सकता हूँ, गाय की सौगंध कुछ नहीं खाता मैं। 21 दिन में आ जाएंगे। हाँ 21 दिन चटा ले, देखना फिर आप चमत्कार, अगले महीने बाल जाएंगे पूरे उनके। फिर इसके लिए गाय को पालना पड़ेगा, उसकी पूरा देखभाल, जब तो चटेगी ऐसे नहीं ऐसी चाट लेगी। अब जब गौशाला जाओ ना, आपको 2 दिन में चाट लेगी। ना चाटा तो गुड़ लगा ले। हाँ गुड़ में शीट लगा लो, सिर में गुड़ लगा लो, या सिंह में मार। कांटे होते हैं अच्छे। मैंने देखा रोटी खिलाऊं में जब। हाँ कांटे होते हैं। कांटे होते हैं, लेकिन 21 दिन से आपको सहना पड़ेगा। वो पूरे में गारंटी, गौ माता की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, गौ माता की सौगंध खा के आपके पूरे बाल आ सकते हैं। इतनी चमत्कारी है गौ माता। बचाने वाले बहुत सारे इनके साथ सिर पकड़ के चटा देंगे। बाल काले करवा दिए बाल काले हो जाके सही है। बाल काले हो गए, बच्चे बैठ और दावत आ जाएगी। बालों की कमी चल रही है कि तो ठीक है। प्रणाम जी। और आपका आईक्यू बहुत बड़ा हुआ है, दिमाग तेज है, बहुत अच्छा दिमाग है। दिमाग तो अच्छा है, चाहे उन्हें बोलो या नहीं बोलो। ले ले पटरा। बच्चों का दिमाग बढ़ाने की बात चल रही थी अभी। बच्चों का यदि बहुत ही कमजोर बालक हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, सबसे सरल एक उपाय है, यदि हमने आधा कप प्रदीप प्रतिदिन पी लिया तो सारे ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। और रात को गौ माता के दूध में घी मिला के पिलाना है, हार्ट अटैक के ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। और चौथा उपाय हमारा क्या है, ये किचन में किचकिच होती है, रसोई घर। जहां पर जिस स्थान पर रस का निर्माण हो वो रसोई घर है। यदि हमें 80% में हमें हार्ट के ब्लॉक हो तो हमारे औषधालय में सबसे अच्छी एक वस्तु है, उसका नाम है तेल। यहाँ सर तेल वही यूज करते ना, तिल का तेल, तिल का, मूंगफली, सरसों का तेल। इस तेल से हम ये सेवन करेंगे तो जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। पहले होता था, पहले क्या करता था, पहले बचपन में घी महंगा होता था, 100 रुपये किलो था ना पहले बचपन में घी, 150 रुपये किलो था, वो महंगा होता था वो। तो बचपन में हम तेल से रोटी खाते थे। पहले खाई होगी ना आपने भी, खाई किसी ने तेल से रोटी खाई, तेल लगा रोटी खाई कभी? बहुत टेस्टी लगती थी वो। बहुत टेस्टी लगती थी वो रोटी। घी भर के खाइए, घी हाँ? थोड़ी थोड़ी घी भरो। खाई है। और आज बेटा घी खाते हो कि नहीं खाते? चाय चटनी से घी खाना चाहिए, घी सबसे अति आवश्यक है। आप जितना घी खाओगे आपकी उतनी बुद्धि प्रखर होगी और हड्डियां होगी मजबूत। हमें सभी के लिए, माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कैल्शियम अत्यंत आवश्यक होता है।
और कैल्शियम का भरपूर भंडार हमारा छाछ है, और दूध में घी मिला के लेना, सबसे प्रचुर मात्रा में भंडार है हमारा। सब्जी में घी खा लेना। हाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी के बाद सबसे ब्रह्मांड सबसे सब्जी कौन सी है? ब्रह्मांड की सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? काशी फल। हाँ काशी फल। काशी फल, और दूसरा घिया, लौकी। लौकी को तो रोज खा सकते हैं। हमारे गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि महाराज जी प्रतिदिन लौकी ही खाते हैं, लौकी और मूंग। लेकिन ये वाले मूंग नहीं जिसमें केमिकल और केमिकल कर दिया उसका पूरा। भयंकर दवा डालते हैं मूंग में आजकल। पहले जो जैविक मूंग है वो ताकतवर चीज है। आज हम क्या करते हैं? नाश्ता किस चीज का करते हैं हम? कुछ भी खा लेते नाश्ते में हम। बर्गर है, वो बनाते ना, वो क्या बनाते, वो मेरे को तो बोलते भी नहीं आता वो। हाँ पिज्जा, और एक वो है ना, दो ब्रेड होती है, बीच में क्या भरते हैं इसके बीच में? बर्गर। तो पेट में जाएगा बर्गर पूरा, भड़ हो जाएगा पेट पूरा, भड़ पूरा हो जाएगा पूरा। हमें नाश्ता क्या करना चाहिए? अंकुरित मूंग हो गए, अंकुरित चने हो गए, हमें इसका नाश्ता करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट चीज है फली दाने, उसको रात को भिगा दो, सुबह उसको खाओ, कितना टेस्टी। वो सबसे हेल्दी नाश्ता है। हाँ मूंगफली का। और हमें कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाते खाली पेट जाते, कुछ खा के जाते स्कूल? खाली पेट जाते हो स्कूल? खाली पेट जाते हो? खा के जाते हो? क्या खाते हो? हाँ बहुत बढ़िया। सुबह हमें खा के जाना है और भर पेट खा के जाना है सुबह, ठीक है। जो व्यक्ति जितना भोजन सुबह सुबह करेगा उसकी नाभि कभी नहीं गिरेगी। और सबसे बड़ी चीज, आज हम खेलों की बात होती है स्कूलों में, खेल आज एक ऐसा खेल आ गया जो नाभि खत्म कर देता पूरी। एक साइड से पूरा जोर प्रेशर लगता है। यदि हम खाली पेट एक साइड से यदि रोज प्रेशर लगाएं, खाली पेट तो होता ही है रोज, फिर क्रिकेट खेलते हैं तो एक साइड से हम प्रेशर पूरा लगाते हैं। हमारे भारतीय खेलों में सब कोई खेल नहीं हो जिसमें एक साइड प्रेशर लगाना पड़े। कुश्ती है, पूरा व्यायाम है, कबड्डी है, तैराकी है, ये सब व्यायाम खेल हैं ये। और हम खेलते क्रिकेट में पूरे साइड प्रेशर, पूरी नाभि खसक जाती है। नाभि खिसकी मतलब सारी बीमारियां आई। देखो नाभि कैसे काम करती है, आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा खेत है, खेत होता ना खेत, ये हमारा खेत है। अब मैं इस पूरे खेत में को पानी देना है तो क्या करेंगे? यह नाली होगी, उसको हम बीच में छोड़ेंगे, इसको ऐसा छोड़ेंगे पूरा खेत इसे भीग जाए। ऐसा होता है ना खेत में, खेतवा करते हैं ना किसान लोग। बस नाभि होती है यही हमारी, बीच टर्निंग पॉइंट में है नाभि हमारी, बीच में है। तो सभी जो कोशिकाओं को समान रूप से ब्लड भेजती रहती है वो सपोज करो यदि इस साइड खिसक गई तो क्या होगा? इधर अधिक ब्लड मिल जाएगा, खराब हो जाएगा, इधर सूखा हो जाएगा। यही तो होता ना। हमें नाभि कभी नहीं गिरना चाहिए। और हमारी नाभि आप रोज डेली चेक कर सकते हो। आपको आपका दिखाता हूँ मैं, आओ इधर, आपको हाथ दिखाता ना। आप अपनी नाभि प्रतिदिन चेक कर सकते हो। नाभि बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये देखो ऐसी है ना, तो हाथों को ये करना है, बढ़िया आपकी नाभि खाता है। देखो बराबर नाभि इनकी है, तो वैसे चेक करते हैं। ये इसको मिला लेनी है पूरी, देखो पूरी रेखा मिली हुई ये वाली है, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर है तो नाभि सेट है। यदि किसी की सुबह सेट कर दूंगा मैं, एक बार सेट हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि वो क्या करें आप। यदि सेटिंग हो 10 मिनट के अंदर आपकी रेखा बढ़ जाएगी। इतना बड़ा विज्ञान है। ये रोज चेक करते रहना ये कि भाई नाभि तो नहीं गिरी, क्योंकि नाभि किसी को पेट दर्द होता है, दस्त लग जाता है, पेट में भयंकर दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, नाभि के इतने लक्षण होते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या होती है नाभि से। और जो हम सबसे बड़ी एक जो व्याधि है वो गैस से ही सारी बीमारियां होती है। गैस को घर में कंट्रोल कैसे किया जाए, आपको सिखाया दिन में सिखाया था मैंने, पॉइंट दबाना सिखाया था मैंने।
अरे आपको सिखाता हूँ पॉइंट दबाना कैसे। आप कहीं स्कूल में हो, वो किसी को भयंकर गैस हो गई तो क्या उसका कैसे चिकित्सा कैसे करा जाओगे? ऊपर बैठो, पैर लंबे करो मेरे साथ, पैर लंबे करो, पैर से पैर होगी वो। हाँ देखो ये, और सबको सिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो अंगूठे हैं ये गैस पे काम करते हैं। देखिए, इसको प्रेस करना है नीचे, अंगूठा नीचे लगा लेना है, और यदि हम इसको प्रेस किया जाए, इसके प्रेस करना यूज था यो। थोड़ा तेज इसको दबाना है। ये 20 बार काउंट करके। इसे गैस समस्या नहीं है? हाँ मुझे है जी, मेरे हाँ? मुझे है। अच्छा आपको है? फिर 20 बार करना है। ना दुख ये योगा जा, चाह रहे बहुत हैं, दर्द ऐसी हो बात रहा है। समझ ये दुख है। हैं? नहीं हमारे घर का योगा चाह रहे हो। अच्छा, हाँ मैं सही पकड़ा मैंने इसको? हाँ सही पकड़ा है। फिर इसको हल्के प्रेस कर देना। ये इसको हमने 4 से 5 बार दिया, हमने पॉइंट दे दिया तो तुरंत उसको चमत्कार जैसे उसको आराम मिलेगा आपको गैस में। गोपाल इधर खो जा। फिर देखिए, ये देखिए, ये 2 जो अंगुलियां है ना, ये वाली है, ये गैस की है, और ये है पेनक्रियाज की। शुगर कब होगी, कितने समय बाद होगी, इससे वही बता देंगे। ये शुगर ये इसको 20-20 बार। देखो, आप कल चेक की थी ना आपके बच्चों की, कल कितनी समस्या थी? कल शर्मा जी घर गया था कल मैं। मीडिया ने कहा इसे 20 बार साइड से करना है, साइड से करना है। यदि ये पॉइंट हमने शुगर किसी को हो तो शुगर किसी को, शुगर यहाँ पे घर घर शुगर है, यदि हमने 20-20 पॉइंट दे दिए, 2 रोज दे दिए हमने, सुबह शाम दोपहर 3 बार दे दिए, तो चमत्कार लाभ मिल जाएगा शुगर में भी। यही पॉइंट देने से मात्र बस। पहले वाली उंगली भी है। नहीं, पहली वाली गैस की है ये, हमें देना 5 हमें देना है। अंगूठे के बराबर वाली उंगली। हाँ, ये बराबर वाली अंगुली ये वाली है, ये पेनक्रियाज की है। अंगूठे के बराबर वाली गैस। और ये तीसरे नंबर वाली, उल्टे पैर की तीसरे नंबर वाली है ये पाचन तंत्र की है वाली, इसको भी 20-20 बार। ये पाचन ही बढ़िया है। सच। ये 20-20 बार देना है ये। सहन कर रहा है। हैं? भाई भैया नहीं दर्द हो रहा हो तो बताइए भाई, ऐसी बात नहीं, वो तो मैं बस समझ जाऊंगा, इसे नाड़ी समझ जाऊंगा मैं। अच्छा जाके बता दो। वो दर्द वाली बात नहीं है, नाड़ी समझ जाऊंगा मैं। नहीं, दिन में एक बार ही खाया है जी। अच्छा, रात को खाना ना खाता है। वो अच्छी बात है ना, वो तो खानी चाहिए रात को। तो मैं मैं खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि रात को नहीं खाना चाहिए। तो हम सब लोग इसके जिम्मे पड़े हैं भैया, इस उम्र में खा ले, फिर बाद में बताइए जा। ये तापतिल्ली की है ये, इससे होमोग्लोबिन बनता है इससे। चौथे नंबर वाली उल्टे पैर की है ये, लीवर की। बीस बार देना, 20 बार से देना, 20 बार ये साइट ये वाली है। आव आता ना, आव मल में आव आता, माल में ये आव दिखाता है, मल के आव को दिखाता है ये वाला। और पेट साफ नहीं होता वो दिखाता है ये। हमें चीजें बच्चों को सिखाना ये वाली पूरी चीजें ये। यदि बच्चे ने ये चीज पकड़ ली तो पूरा परिवार स्वस्थ करता है, पूरे परिवार को। और बच्चों की बात सब मानते हैं। जबरदस्ती बड़ों की पकड़ बात के बैठ नहीं जाएंगे मानते। मम्मी को, पापा को, अब बाबा को, अम्मा को। सही है। इसी वजह से बच्चों को लेकर आया मैंने, भाई चलो तुम्हारी आज भी ट्रेनिंग चलेगी आज से। और जो आखिरी वाली है, ये महिला की ओवरी होती है लेफ्ट वाली, वो पुरुषों का ये प्रोस्टेट होता है वाला। पुरुष का होता है प्रोस्टेट लेफ्ट, और महिला की लेफ्ट ओवरी होती है वाली। और ये राइट ओवरी, राइट प्रोस्टेट ये होता है। ठीक बेटा, तो हमें चिकित्सा भी कर सकते हैं, हमारे स्कूल में, बस में, कहीं पे भी कर सकते हैं ये। अब सबसे प्रमुख कारण हम बीमार ना हो, उसके लिए हमारी दिनचर्या कैसी है, ऋतुचर्या कैसी है, किस ऋतु में क्या खाना,
हमारी दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या कैसे होना चाहिए। हमें जितना बड़ा व्यक्ति बनना है उतने जल्दी उठना है, और जितना खराब बनना है रात भर उल्लू बन जाओ, सुबह 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या पैसा जाएगा, कोई बात, नौकरी मिल जाएगी, पैसा भी जाएगा, लेकिन वो आपका सेंसिटिव नहीं होगी, आपके पास बहुत चिड़चिड़ापन साथ में होगा, गुस्सा होगा, क्योंकि भगवान ने रात बनाई सोने के लिए। उसका वैज्ञानिक कारण है, जितनी हम गहरी नींद रात को लेंगे उतना हमारा कफ संतुलित रहेगा, और जितने हम रात में जागेंगे हमारा कफ बिगड़ेगा, और कफ बिगड़ेगा तो हम हो जाएंगे गुस्सेल, बात बात में चिड़चिड़ापन, लगेगा चश्मा, सारी की सारी व्याधि आ जाएगी हमें। फिर हमने मकान बनाया, उसका हमने मुहूर्त निकलाया, शादी का मुहूर्त निकला, बच्चे का नाम है, सबका मुहूर्त निकला है, लेकिन एक मुहूर्त और है जिससे कभी मिलते ही नहीं हम। उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। उसकी पहला विज्ञान तो है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम यदि जागेंगे तो रात भर पेड़ दे रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, सुबह सुबह से ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन की आप तो करोड़ों को फूक दिए लोगों, कोरोना में अरबों को फूक दिए कोरोना ऑक्सीजन के चक्कर में। सुबह सुबह की एक हवा 100 दवा के बराबर है। हमें सुबह कब उठना है? 3:30 4 बजे। क्यों आप इस टाइम क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हमें जगाना है। वो 23 घंटे सोई रहती है और एक घंटे जागृत अवस्था में रहती है। वो जागृत अवस्था में यदि हम उठ गए, कुछ भी नहीं किया, उठ के बैठ भी गए, तो वो शरीर के सारे केमिकल रिलीज कर देगी, शुगर की, इंसुलिन ड्रग रिलीज कर देगी। वो उसमें फायदा हो जाएगा आपको प्रत्येक बीमारी में फायदा हो जाएगा, क्योंकि उस समय डॉक्टर का काम भी करेगी। और ये ग्लैंड जागती है सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले। जब भी हो उसका समय निकाल लेना, 2.5 घंटे पहले जागेगी वो। आपको यदि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, उस विषय की पढ़ाई उस टाइम 1 घंटे करो, बस सिर्फ 1 घंटे। आजकल क्या होता है, 7 बजे से पढ़ाई, ठीक है, 2 बजे तक। वो बेचारा थक हार के घर आया ही है, खाना भी नहीं खाया, कोचिंग 5 बजे आया, कोई टाइम नहीं। उसके बाद फिर रात को 10 बजे जो पढ़ने बैठे, सुबह 4 बजे रात तक जो मिला था सारा सत्यानाश। पढ़ाई 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 ने पूरा बर्बाद कर दिया। जबकि हमने पढ़ाई की, अच्छे नंबर भी हर साल, नंबर टॉप किया हर साल। स्कूल में होते ना जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जब तेज होता है, नंबर 2 नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, कि मैं फर्स्ट आऊंगा, 2nd नंबर मेरा ये है। पता है मैंने क्या किया उनके साथ में? जो मेरा मित्र था, चलो खेलेंगे हम, उनको खिलाओ साथ में। वो पढ़ते थे रात में, मैं पढ़ता था सुबह सुबह। बस मेरी पढ़ाई जीवन भर की पढ़ाई थी मात्र 2 घंटे, बस 24 घंटे में पढ़ाई ज्यादा नहीं की मैं। एक चार्ट लगाया था मैंने, सुबह सुबह 15 मिनट ये 15 मिनट ये 15 सारे विषय पढ़ता था, बस रिवीजन मात्र, बाकी कुछ नहीं। अपने घर के काम करना, घूमना फिरना, कुछ भी नहीं। क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि उस ग्लैंड में जिसने पढ़ाई कर ली, उस समय में जिसने पढ़ाई की, वो जीवन पर्यंत याद रहेगा। आपको सूत्र याद रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा। और आप रात में पढ़ाई करो तो क्या होगा? 2 महीने 3 महीने, बस उसके बाद आगे पाठ पीछे सपाट। सर यही होता ना सर, आज बच्चों का ये तो होता है, आगे पाठ पीछे पाठ, आगे सपाट, पूरा कुछ नहीं पता। क्योंकि कारण यही है कि हम रात भर जागे हैं। और जो बच्चा रात भर जगेगा उसका कफ इतना बढ़ जाएगा, इतना गुस्सेल हो जाएगा। आतंकवादी क्या है? आतंकवादी क्या है? आतंकवादियों का कफ बढ़ा हुआ है, उनका हाई लेवल पे कफ बिगड़ा हुआ उनका है। रात भर यही तो मारामारी करते, रात सोते ही कहाँ हो? उनको खून देख के शांति मिलती है। हमारे परिवार में से कितने होंगे जो रात में सोते ही नहीं हो, फिर वो झगड़ा, उसको खूब शांति मिलती है, झगड़ा चेज वो खूब सुन के। होते होंगे ना जो रात भर जागते हो, दिन भर
मतलब कुछ भी बोला, आपने एक बात बोली 10 जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे, फटाफट फटाफट 10 जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि तुरंत चिड़चिड़ापन उससे बढ़ता है। हमें उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा ध्यान करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो थोड़ा, क्योंकि वही समय तो ईश्वर से संपर्क करने का, वो वायरलेस है वो समय में। आपकी पेट्रोटिक ग्लैंड आपकी डायरेक्ट आपकी भेजेगी। आप उठने के बाद में दूसरा हमें उषा पान करना है। उषा पान कैसा, आजकल तो बोलते ना गर्म पानी पीना, गर्म पानी पीना, गर्म पानी, चक्कर में क्या होता था, हम बहुत गर्म पानी पीने लग जाते हैं आजकल। रात में केतली भर के रखते हैं गर्म पानी को, सुबह को गर्म गर्म बहुत तेज गर्म पानी पी लेते हैं। उषा पान का मतलब ये होता है सूर्य की किरणें उस जल को जितना गर्म करे उतना गर्म पानी पीना है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो। लेकिन हम करते क्या, हम 5 डिग्री का पानी पीते हैं, क्या चिल्ड। इसका नुकसान कितना पता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 33 है, 33-34 हमारी बॉडी टेम्परेचर है, उसमें यदि 10 टेम्परेचर का पानी जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो जठर अग्नि को अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी। क्योंकि पानी हमारे यहाँ तक तो ठीक लगा, मजा आ गया, यहाँ तक ठीक लगा, यहाँ जाना पूरा कचरा हो गया। जब यहाँ गया तो सारे शरीर में ताकत लगाई बॉडी उस पानी को गर्म करने में। शरीर का कितना रक्त जला होगा उसको जलाने में, पानी को पचाने में, गर्म करने में। और ऐसे ही एक दूसरा भी है शक्कर। जब हम शक्कर खाएंगे तो इतना ही बल लगेगा शरीर का उसको पचाने के, डाइजेस्ट करने के लिए। और दूसरा हमारी संस्कृति, एक संस्कृति हमारी भारत सनातन पद्धति है, उसने गुड़ का निर्माण किया। और एक संस्कृति है पाश्चात्य संस्कृति, उसने शक्कर का निर्माण किया। क्योंकि उसका परीक्षण किया था हमारे ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनियों ने परीक्षण किया कि हमें अब जो ठंडी समय आ रहा है, सल्फर कम होगा, दिमाग कमजोर होगा, सबको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सल्फर कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने खोज की, सल्फर मिला उन्हें गन्ने के रस में। उन्हें ये तो नहीं मिला गन्ने का रस पीना है आपको, ठंडी है। उन्होंने उसका परीक्षण किया, उस गन्ने का रस को उबाला, उसको उबालते गए, उसका सल्फर बढ़ता गया। अब एक परीक्षण करना, गन्ने के जूस में कम सल्फर है और गुड़ में अत्यधिक सल्फर है, और उससे अधिक तो जो गुड़ बनता है उसकी राब निकलती है, गिला गुड़, उसमें और अधिक सल्फर है। उसकी गुड़पट्टी बच्चों को, उसकी गुड़पट्टी यदि बच्चों को खिलाए, उसकी गुड़पट्टी यदि बच्चों को खिलाए तो कितना सल्फर मिलेगा। दूसरा उषा पान किया हमने। उषा पान कैसा करना है, रात को ताम्र पात्र का लोटा भर के रखना है, तांबे के लोटे में जल रखना है, उस पर लकड़ी का पटा रखना है, जमीन संपर्क नहीं देना है, अर्थ का संपर्क नहीं देना है। सुबह उठना है जल्दी से, मतलब इसकी 2 दिन से चर्चा हो रही है पानी की। हमें उठ के ताम्रपात्र का जो जल है उसको पीने के लिए हमें लकड़ी के पटे पे बैठना है, चप्पल पहनना है, नंगे पैर नहीं पीना है, मोजे पहन के भी नहीं पीना है। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वो धातु का सुचालक है। यदि हमने नंगे पैर यदि हमने तांबे लोटे का जल पी लिया तो सारा जो उसकी औषधि गुण है धरती में चले जाएंगे, अर्थ में कमा जाएंगे। अर्थ का संपर्क काट के हमें जल पीना है, ठीक है। क्या गर्म गुनगुना पानी है जैसे पालथी लगा के पीना है। कभी जीवन में खड़े होकर जल नहीं पीना है। खड़े होकर जल पियोगे तो घुटने खराब पक्के होंगे, और बैठ के दूध पियोगे तो भी समस्या खड़ी होगी। खड़े होकर दूध पीना है, बैठ के जल पीना है। जल की बात आ गई। तीसरा नंबर आता है दंत धावनम। लेकिन हम तो यदि हम जल पी रहे हैं, सुबह सुबह कुल्ला भी नहीं करना है। एक चिकित्सा भी है लार की। हम जब सोते हैं 1 लाख ग्रंथि काम करती है हमारे लार बनाने के लिए। लार बने, अभी जो बात चलती थी ना 18 केमिकल वाली, कुएं की मिट्टी में 18 केमिकल एक साथ है,
सहजन मूंगने की फली में 18 केमिकल एक साथ है, गौ माता की भस्म में 18 केमिकल एक साथ है, और हमारे मुख के लार में 18 केमिकल एक साथ है। मतलब जो बीमारी हमारे शरीर में होगी सबको खत्म करने की क्षमता हमारे लार में है। कुत्ते घाव होता है, कहाँ जाता है, चाटता ही तो है वो। मतलब लार इतना पावरफुल है, बोलने का मतलब है लार को कभी भी कुल्ला करके उसको तहस नहस नहीं करना। और हम तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं थूक देते हैं हम। मतलब धरती मैया ने सब कुछ दिया, उसके अपना 5 मिनट थूक के कर दिया। धरती माता पे कभी नहीं थूकना है। एक अनायास कुछ कफ हो, कफ को निकालना हो, वो एक अलग बात थूकना है, लेकिन असमय कभी नहीं थूकना है। क्योंकि हम माँ का अपमान नहीं कर सकते। हम माँ के मुंह पे थूक सकते हैं, कभी थूक सकते हैं भाई माँ के मुंह पे हम, तो हमारे माँ के ऊपर क्यों थूके हम। और यही तो होता है ये ब्रश करने में, वो भी कांच में देख देख कर थूकते हैं। कितना झागारा थूके, वो झागारा थूक दे क्या। दंत धावन का मतलब होता है हमें शरीर में केमिकल देना। और हमारे ऋषियों ने कई वनस्पतियां दी है जिससे हम दांत साफ कर सके। जिसमें ठंडी की अलग है, जिसमें बरसात की अलग है, उसमें गर्मी की अलग है। बरसात में बात बढ़ता है तो हमें अर्जुन जो होता है, अर्जुन का पेड़, उसकी दातुन करना है। हमें अभी कब बड़ा हुआ है, अमरूद करना है। और गर्मी में पित्त की समस्या होती है, कुछ नीम है। कितने वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि हो, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन आप पूजा किसकी कहते हैं हम, सेंटा। ये देश संत का हम सेंट के पीछे भाग रहे हैं। हमारे बच्चों को जोकर बना दिया। तो भला आरएसएस वालों का परसों के दिन उन्होंने वो बनाया था भी, सबसे अच्छा पर्व कौन सा पर्व मनाया था भी, वीर बाल दिवस। हम कौन सा बाल दिवस मना रहे थे अभी तक, लेकिन चाचा नेहरू का। हमें बाल दिवस मनाना चाहिए। तो उन हमारे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों कुर्बानी पर, ये कुर्बानी थी 25 दिसंबर को, लेकिन सब भूल गए, कोई जानता ही नहीं। सेंटा सुनते के बाद सबको याद है, सबको याद है कि सेंटा आएगा गिफ्ट लेके आएगा, सेंटा आएगा गिफ्ट लेके आएगा, लेकिन उनको नहीं पता छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानी दे दी, उसके तो किसी को याद ही नहीं है। हमारे ऋषिमुनियों का जैसे उन्होंने हमें अब दातुन करना, दातुन कैसे करना है, उसका पहले उसका रसपान करना है, उसको चबाना है, रसपान करना है। रसपान क्यों करें हम, यदि हम नीम दातुन कर रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, उसका रस हमारे जा रहा है, तो हमारा जो लार है, लार को कई गुना अधिक मात्रा में बढ़ा देगा। अब नीम की दातुन रखना, चबाना, आपका पूरा मुख भर जाएगा लार से। इतना लार कभी नहीं बनता। लार बनाने की फैक्ट्री दातुन लिमड़ा, वो पूरा अंदर लेना हमें। उसमें गलत चीज क्या है थूकने वाली, उसमें बोलते हैं सुबह हम ब्रश करते हैं तो थूकने पड़ता, उसमें केमिकल है। और अमेरिका में यहाँ तक लिखा हुआ है कि मटर के दाना छोटा लेना चाहिए, कोलगेट। आज पूरा ज्यादा लेंगे तो बच्चों को कैंसर होने का डर होता है, उस पर लिखा भी होता है। और कोलगेट में तो सुअर की हड्डी का चूरा होता है। फिर उसको क्या करें हम, एकादशी का उपवास है और सुबह सुबह सुअर की हड्डी का चूरा। फिर सबसे बढ़िया हमारे घर में बना सकते हैं, एक हमारे घर में बन सकता है। दातुन नहीं कर सको उसका उपाय भी है कि हम रोज गांजा का दातुन लाए। गौ माता तो है हमारे पास, उसकी भस्म, उसमें थोड़ी दालचीनी मिला ली जाए। जैसे 1 किलो गाय माता की भस्म है, उसमें 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम दालचीनी, सेंधा नमक, फिटकरी, हल्दी, इसी यदि हम उसमें आयुर्वेदिक औषधि बना लें तो थोड़ी डाल उसमें अमृत धारा, तो सबसे बेस्ट बनेगा ये है मंजन। फिर ही बन जाएगा, 1 किलो बन गया। वो भस्म मतलब गोबर जलाते ना, राख 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 राख। आपके घर सोचो 100 रुपये में आपके घर तो 1 किलो मंजन बन गया। काला काला हो जाए। 2 प्रकार के मंजन बनते हैं, आपको 2 तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। मंजन कैसा बनता है, जो काला मंजन है तो वो कैसा बनता है, बिटको आता है ना, बिटको कैसा बनता है,
यदि हम गोमाता कंडे लें, उसको जमीन में से गड्ढा खोद दें, उस गड्ढे में कंडे रख दें पूरे, उसको जला दें, ऊपर उसको ढाक दें, वो कम जलेगा और आधा जलेगा, पूरा काला काला हो जाएगा, पूरा नहीं जलेगा। उस पर थोड़ा पानी डाल दें और वो काला काला ही रहेगा। उसको अच्छा मसल लिया जाए, पूरा काला, उसमें डाल दो, ये हल्दी डाल दो 100 ग्राम, काली मिर्च है, फिटकरी है, लौंग है, इसे डाल दो उसके अंदर। देखो कितना बेस्ट मंजन बन गया आपके घर। यदि पूरा ही जल गया वो पिला तो परेशानी पड़ेगी। फिर भी ठीक है, का सफेद मंजन बनेगा, उसको कोई बहुत थोड़ी ना है। फिर वो कोलगेट बन जाएगा। कोलगेट नहीं, गोमाता का कोलगेट नहीं बनाएगा। मतलब वो सफेद रंग का। हाँ, सफेद रंग का बन जाएगा। ताकत उसमें उतनी होगी। ये कलर की बात, अलग अलग कलर की बात है। जो चला मिटको मंजन है इसके बनाने के लिए, हम ऐसा मंजन ही बना सकते हैं। आप साबुन आप घर ही बना सकते हो। साबुन है, शैम्पू है, 6 लीटर गोमूत्र, 1 किलो रीठा, उसको हमने भिगा दिया 24 घंटे के लिए। उसमें एसेलियस डाल दो 1 लीटर, एसेलियस बाजार मिलता है, एसेलियस पूरा शैम्पू बन के, झाग वाला शैम्पू बन गया बढ़िया। क्या नहीं बना सकते, सब हर चीज का निर्माण कर सकते हैं, वो भी गौमाता के। क्रीम बना सकते हैं हम, घी की क्रीम बनती है। 1 किलो यदि गाय का घी है, 16 की लीटर उसमें पानी डलता है, उसको फेंटते जाते फिर वो बनती क्रीम बनती, नंबर 1 क्रीम बनती है वो। 16 किलो पानी में 1 किलो घी में। हाँ, आपको वीडियो भेज दूंगा, आप घर ही बना सकते हो। मैं सब चीज़ बनाता हूँ मैं। एक तो ये भी अच्छा ऊपर रखिए, मोबाइल की चिप, गोबर इसके अंदर है, गोमाता गोबर से बनाई है। जैसे तरंगे निकलते हैं ना मोबाइल से, खतरनाक तरंगे निकलती है, उसको रोक देती है। ये गाय गोबर से बनी हुई है। गाय क्या नहीं देती बताइए आप? बोलते हैं ना गोमय बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास यदि कहीं है तो वह है गौमाता के गोबर में। ऐसा नहीं कि गौमाता गोबर के तुम देखेंगे कहाँ लक्ष्मी कहाँ लक्ष्मी कहाँ लक्ष्मी, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो बात चलती अपने दांतों की, सुबह दांतों करना चाहिए हमें। उसके बाद में चाय पी लो, बढ़िया हो जाएगा। चाय पी लो, बढ़िया हो जाएगा। सब तो पीते हैं। चाय पिलाना गधे को, गधा चाय नहीं पिएगा। सही में सच्ची, एक बार प्रैक्टिकल करना, गधे के पास चाय लेना, चाय गधा नहीं पिएगा, घोड़ा चाय नहीं पिएगा। ये तो सब गधे ही बैठे जितने भी हैं, सब चाय पी रहे हैं। और किसी बैठा तो हम कैसे चाय पी रहे फिर? ये सब गधे। गधा तो पिए नहीं। एक गधा नहीं पीता, बाकी अच्छा पीते हैं। अच्छा। बाकी पीते हैं। इसलिए हमें हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कफ बढ़ेगा, कफ को संतुलित करने के लिए गुड़ डालो उसके अंदर, काढ़ा बनाएंगे उसको, काढ़े में गुड़ मिक्स करो, तुलसी का पत्र मिक्स करो, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, इसका काढ़ा यदि पी लिया आपने 3 दिन, सर्दी खांसी छूमंतर। वो चाय पियेंगे तो और आएगी, जो बीमारी नहीं वो भी आएगी, मोटापा भी आएगा, इसमें बात भी बढ़ जाएगा, गैस तो भयंकर बढ़ेगी, गैस का बन जाएगा गोडाउन। दुकान तो छोटी होती है ना, गोडाउन से काम चला फिर। तो शरीर हमारा क्या बना है, हमने गोडाउन। बर्गर भी जाएगा उसके अंदर, पिज्जा भी जाएगा उसके अंदर, और क्या क्या जाएगा उसके अंदर, इसकी हद नहीं है। केक तो कुछ जाएगा, केक अंडे का बनता है। और अंडे की बात बनता है, हमारे घर में भी हमने 1 मौसमी का जूस पिया, हमने 1 मौसमी खाया, हमने 10 अंडे की ताकत बराबर होता है 1 मौसमी। सोचो हम महान है कि वो महान है। सुबह सुबह हमने दंत धावन किया, दांत साफ किए, उसके बाद में हम काढ़ा लेना चाहिए हमें। नहीं, उससे पहले दंत धावन के बाद स्नान। अब होता क्या है, हम स्नान करते हैं 12-2 बजे, गलत है। कब बिगड़ेगा? स्नान क्यों करते हैं हम स्नान इसके लिए करते हैं, हमारी बॉडी पूरी गर्म होती है, ठंडा करने के लिए स्नान करते हैं। होता है ट्रक का इंजन होता है, ट्रक बस का इंजन होता है, पुरानी वाली बस होगा, पाइप डालते हैं उसमें, ठंडा हो जाए, तेज चलेगा वो। और हम क्या करते हैं, चलो हमने स्नान भी कर लिया, उस समय हमने बाल झड़ा लिए स्नान करने से, हमको तरीके नहीं पता स्नान कैसे करते, चश्मा लग गया स्नान करने से। हमारे शरीर के 2 सेंसर है, ये हाथ और पैर, इसमें कुछ चीज का स्पर्श होगा तो तुरंत
एक मैसेज देगा मस्तिष्क को कि हमारे चीज में ये चीज आने वाली है, तो ऐसा हमारे शरीर को ढलना चाहिए। हमारे शरीर को, हमारे शरीर में स्पर्श हुआ ठंडे पानी का, गर्म पानी का, तो तुरंत ये सेंसर मस्तिष्क को मैसेज देंगे, तो धीरे धीरे बॉडी गर्म होगी ऑटोमेटिक। आप कल करके देखना। हम क्या करते हैं, हम अच्छा पहले का भी नियम बता दूं आपको मैं। जब हम गंगा मैया स्नान करने जाते थे क्या होता था, ठंडा जल था बहुत ज्यादा। ऋषि मुनि कैसे स्नान करते थे पहले, हम भी स्नान करते थे पहले, हमारे महाराज पूर्वज भी स्नान करते थे। पहले हमारा स्नान घाट नहीं था, नदी हुआ करती थी, शहर के साइड में तालाब हुआ करते थे, वहां सभी स्नान करते थे। तो गरीब नहीं थे, हमने अरबों का मंदिर बनाया, हम क्या स्नान ये नहीं बना सकते थे क्या? इसका वैज्ञानिक कारण यह था कि जब स्नान करते थे, हम इतने इतने पेट पर डुबाते थे पहले, फिर एक मंत्र बोलते थे, कहते पता नहीं पहले इतने पेट डुबाते थे पहले हम, फिर एक मंत्र बोलते थे, फिर इतने प्रवेश करते थे नदी में, गंगा मैया में, फिर मंत्र बोलते थे, धीरे 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 इतना 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 यहाँ तक आते थे, और फिर डुबकी मारते थे। अब एक प्रैक्टिकल करना, आप जब भी गंगा में स्नान करने जाओ, बहुत ठंडा पानी हो, आप आधे घंटे में सिर डुबाना, आपको गैर ठंडी नहीं लगेगी आपको। और दूसरे दिन फिर स्नान करना, अब जाना तुरंत डूब जाना और भयंकर ठंड लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण यह था कि हम धीरे धीरे प्रवेश करते जाएंगे, तो ये होगा ये कि हमने प्रवेश किया, तो आप हाथ रख के देखना, इतना आपका पैर गर्म हो जाएगा कि इतना ये पैर तैयार होगा कि हम भी ठंडे पानी में प्रवेश करें। हम फिर हम इतना पानी किया, इतना फिर गर्म हो जाएगा। धीरे 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 हमारी बॉडी मेंटेन होती है, फिर उस ठंडे पानी में आप 1 घंटे स्नान कर सकते हो। आप कोई बद्रीनाथ गए, कोई बद्रीनाथ गए, कोई बद्रीनाथ गए कोई? आपने स्नान किया गर्म कुंड में, स्नान किया आपने गर्म वाले कुंड में? क्योंकि बाहर बहुत ही बर्फ, इतना गर्म पानी, इतना गर्म पानी, उसमें हमने 1-1 घंटे स्नान किया, 2-2 घंटे स्नान किया उस उबलते हुए पानी में। यही तरीके से पहले हमने इतने प्रवेश किया, इतने धीरे 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 धीरे, 3 घंटे उसमें उबले पानी पड़ा रहा, कोई समस्या नहीं। गंगा जी में हमने 2-2 घंटे स्नान किया। इसी तरीके से इसका वैज्ञानिक महत्व है कि हमें अब घर क्या करना, हमें घर तो टब ऐसा नहीं कर सकते हो, तो घर ऐसा करना, हमें पहले 2 डिब्बे पानी इस पे हटा ले दो, धीरे 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 सब साफ उस पर डाल दो। अब होता क्या है, हम जाते हैं स्नान करने के लिए, भरभर डाले और तुरंत निकले, तो उससे होगा क्या, अब मस्तिष्क पे तो जल आएगा सीधा। अब वो क्या करेगा, एक उथल पुथल मच जाएगी मस्तिष्क पे कि शरीर को ठंडा करूं, गर्म करूं, क्या करूं मैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा और मस्तिष्क समस्या हो जाएगी। और कभी भी गर्म जल को सिर के ऊपर नहीं डालना, कभी जीवन में गर्म जल को सिर के ऊपर नहीं डालना। डालनी पड़े, ठंडी ज्यादा है तो सिर थोड़ा ऐसा हाथ कर लो, फिर डाल लो इस टाइप, इसको थोड़ा सपोर्ट करके ले लो, क्योंकि है ना, इससे मस्तिष्क कमजोर होगा गर्म जल से, और बाल झड़ेंगे, टूटेंगे, पकेंगे, सब सारी समस्या हो जाएगी। यदि हो सके तो ताजे जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि अच्छा गर्म होता है, वो बॉडी टेम्परेचर का होता है। अब हो गया हमारा स्नान। अब तीसरा, हमें काढ़ा पीना चाहिए, क्योंकि जो शक्कर होती है, जो चाय पत्ती होती है, चीनी, हमारे एमपी में एक भोजन बनता है, उसका नाम है दाल बाटी। खाई कभी किसी ने यहाँ पे? बहुत भारी होती है, बहुत भारी होती है वो, घी में डूबी है। घी में डूबी होती है, बहुत भारी होती है। यदि हम दाल बाटी भरपेट खा ले, हम ऊपर से यदि हम शक्कर खा लें इतनी सी, तो दाल बाटी 3 दिन तक नहीं पचेगी, पूरा पेट खराब कर देगी, तहस-नहस कर देगी। और हम उससे डबल दाल बाटी खा ले फिर आप, और इतना सा गुड़ खा ले, तो पूरा पचा देगी। तो अंतर है, भारतीय सभ्यता ने गुड़ बनाया और पश्चिम सभ्यता ने शक्कर बनाई, कितना अंतर है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि महान हैं। गुड़ का काढ़ा, सल्फर उसमें, दालचीनी,
काली मिर्च, तुलसी पत्ते, इसका रोज काढ़ा पी के देखो, टेस्टी लगेगा वो। धीरे 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 आपको पीने लगोगे, उससे कोई समस्या नहीं होगी। जो चाय पत्ती वाली बात है, चाय पत्ती, ओरिजिनल चाय पत्ती इतनी इतनी बड़ी होती है, 1 इंच की होती है, अच्छी पत्तियां। और हम क्या पीते हैं, हम जैसे हमारा वहां गेहूं होता है, उसको छानते हैं, छन्ना करते हैं बारीक वाला। चावल होता है, चावल अच्छे लंबे होते हैं, वो टुकड़ी खाते हैं। फिर हम चाय नहीं, चाय पत्ती की धूल खा रहे हैं। धूल है पूरी धूल, बारीक 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 बारीक, उसकी बड़ी पत्तियां जाती पूरी एक्सपोर्ट होती पूरी। और उस चाय पत्ती में कई केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। शक्कर तो है ही है, और कई चीजें होती है। और किसी को सर्दी खांसी भयंकर हो रही है, छींक हो रही है, उसको तुरंत ठीक कैसे करें? अदरक है हमारे पास। यदि हम अदरक को बीच से काट ले, थोड़ा सेंधा नमक उसके अंदर भर दे, उसको चूसते रहें, तुरंत आराम मिलेगा गजब का सर्दी खांसी में। सर्दी में फायदा मिल जाएगा, खांसी में फायदा मिल जाएगा। इतना चमत्कारी है। और काढ़ा बन रहा है, उसमें थोड़ा सोट डाल लो, सोट भी बहुत काम की चीज है। थोड़ी हल्दी मिक्स कर लो। जिसका पेट खराब रह रहा हो, जिसको लीवर की समस्या हो, यदि हम सुबह जल ले रहे हैं, उसमें थोड़ी चुटकी और हल्दी मिल जाए, थोड़ी हल्दी मिल जाए, उसका सेवन कर ले तो लीवर ठीक हो जाएगा। ये हमारा ये चिकित्सालय है। और एक समस्या और होती है, समय हुआ क्या? इनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो और कर ले, दूसरा विषय ले लें कल। तो राजीव सर कह रहे कुछ पूछूं। हाँ बेटा, एक चीज बोला, एक बोलना भूल गया मैं। यदि आज सबसे बड़ी हमारी जो बेटियां हैं, पैरों में पायल नहीं पहनती है, वो पहनना अति आवश्यक है। जो समस्या होती है ना महीने की मेंस्ट्रुअल डिसीज, वो खराब आएगी। आगे हमारी माता बहनें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को जन्म नहीं दे पाएंगी। आज हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो देखो, माता बहनें यहाँ तक चूड़ियां पहनती है, मोटे मोटे से चांदी पहनती है यहाँ पे, तो आज भी है ना वो बलशाली। 16 श्रृंगार पे कल चर्चा की जाएगी, चर्चा होगी तो होगी, पूरी चर्चा होगी उसकी, वो चर्चा कर होगी। हाँ सर जी, आप प्रणाम। प्रश्न है आप अच्छा, कोई प्रश्न पूछो, इसमें रिलेटिव कुछ समझ में पूछ लो उसको। कोई समस्या, कोई बीमारी बारे में जानना है? एसिडिटी वगैरह होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एसडीटी के लिए पूछे करो, आज ना पूछे। पहली बात तो भोजन करने से 40 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, पानी तो नहीं पीते है ना। 1.5 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे पूरा भोजन करना चाहिए। यदि आप चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, आपने रोटी खत्म की, चावल स्टार्ट करना, उसके 1 घूंट पानी पी सकते हो आप। फिर आपको 1 घूंट पानी आप जब खाना खत्म कर ले तब पीना, मुंह साफ करने के लिए, फिर 1.5 घंटे तक करना चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि गैस बन रही तो आप सुबह 9 बजे भोजन करो। जितना लेट भोजन करोगे उतनी आपकी नाभि जगह से जाएगी, गैस बनेगी, भोजन सड़ेगा तो व्याधि होंगी। और बने फिर वो दवाई है, वो 2 बूंद ले लो, दवाई दिखाई दी आपको मैंने वाली। और गैस के लिए एक चीज हमारे पास और है, मठा। भोजन और मठा पी के देखो आप, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी आप। वो तो पीते हैं। कौन सा, भैंस का? गाय का। गाय का फिर तो ठीक होना चाहिए, फिर तो समस्या होनी चाहिए आपको। तनाव आप से नहीं भी होती बताइए है गैस है। हाँ आप नहीं बताइए गैस है। हाँ, वो गैस की समस्या है ना, तो आप हमको समस्या बताते हैं। तनाव से होती है। तनाव से होती है, कोई और कारण होता है उसके। रात में भोजन लेट करते होंगे आप, समस्या दिमाग में है, भोजन कब करते हैं? रात में भोजन करते हैं आप? तनाव रहेगा, कॉन्स्टिपेशन। दीदी भोजन कब करते हैं आप? रात को तनाव नहीं, रात्रि जागरण होगा, यूं पहुंचा था 7:30 तक या 7 तक। 7 तक। वो सुबह का, दिन का? सुबह का तो होता ही नहीं। बस तो फिर तो गैस बनेगी वो तो फिर। 11 बजे तक मोबाइल चलेगा तब हाँ, बनेगा। गैस बनेगी वो तो। गैस बनेगी। चलो चाचा, तुमने कह दी, मुझसे तो कहीं भी नहीं जाती।
कहने क्या बात, ये सीधा सीधा बंदा है। चाचा तुम सीधा दो तो टेढ़ा कर दो, तुम्हारा सब ठीक है। तनाव से है और तनाव होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, चश्मा उतारने के बता दो आपके लिए, कल नहीं था ना, कल किसे आप चश्मा उतारने के सुबह सुबह लार लगाओ, सुबह लार निकाल के लगा लो और गोरा होने के लिए मसाज करो पूरे चेहरे पे, देखना 15 दिन के बाद मतलब लार की जी, लार की मसाज। फेयर एंड लवली का वहाँ पे फेयर एंड लवली कुछ नहीं कर पाएगा, लार इतना चमत्कारी है, आपके काले स्पॉट्स पूरे खत्म कर देगा लार सुबह सुबह की। हाँ क्यों क्यों क्या क्या वैसे क्यों है? जी मैं ये सोच रहा थी मैं अपनी लार लगाऊं या दूसरे अरे अपनी खुद की लार लगाना है अपनी खुद की लार। अपने को तो सही है, दूसरे को सही अपनी खुद की लार। किसी और की लगाओ। एक प्रैक्टिकल क्या था, एक पेशेंट को था गैंग्रीन, गैंग्रीन वाले पेशेंट को लार लगाई सुबह सुबह की, गैंग्रीन खत्म हो गया, उससे पूरा चमत्कार हो गया। बहुत पावरफुल है लार सुबह सुबह की, थूकना तो जीवन में है ही नहीं हमें सुबह सुबह। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हो जाती है, इसे कहते हैं आंतों में जख्म। और जैसे आंखों के यहाँ सफेद सफेद हो जाएंगे, ये मेरे हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे है ना, सुबह सुबह लार लगा हुआ। हो जाएंगे। हाँ और मठा पियो, कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम कम हो रहा है, आयरन कम हो रहा है, गाय का भैंस का। हाँ बट ठीक है, तो फिर शाम को क्या करो, ना पियो। रात को मठा आपका जहर है, रात का मठा नहीं पीना। जरूरी है, काम को जरूरी है। बिना पट्टा के रोटी ना खाने को। तो खराब है, आप तो कड़ी बनाओ फिर, नुकसान करेगा। सुबह मठा पी सकते हो, दोपहर में तड़का लगाओ, तो शाम को उसी का कड़ी बनाओ। अच्छा शाम को बना। हाँ कढ़ी शाम को, शाम को कड़ी बनाओ। हाँ सुबह को सुबह मठा वैसे ले सकते हो आप, मतलब दिन में कड़ी ले ले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं बता रहा एक नियम बता रहा हूँ मैं। और रात की कड़ी में वो होना चाहिए अपना मेथी दाना। हाँ राजू भाई की बात बता रहा हूँ, राजू भाई की चर्चा कर रहा हूँ, राजू भाई के पूरे नियम है ये पूरे, मेरा उसमें कुछ नहीं है। हाँ राजू दीक्षित जी का पूरे बता रहा हूँ, तो मेरा उसमें कुछ नहीं है, न क्या महान है ना कोई पीछे है, ऊपर बैठा। इसका मतलब ये है कि जो आप जमींदार हो, हम देखने वाले चौकीदार, बस यही है। ये सब शास्त्रों में है, मेन तो जनता तक पहुंचाने की बात। सही बात। अब योग रामदेव जी ने थोड़ा सरलीकरण कर दिया तो जनता चुपट गई उससे, वरना योग तो बहुत पुराना और लोग करते भी थे। हमारे समाज में खूब लाए, लेकिन कोई जानी ना, वो थोड़ी कठिन बतावे। अब भाई साहब राजू जी, सर जी आप थोड़ा 2 मिनट हम सुनेंगे आपको। अब दो मिनट सर, आ जाओ। अरे अब थोड़ा आशीर्वाद हाँ, दे दो। थोड़ा आशीर्वाद 2 मिनट आ जाओ। गुरु आप विद्वान हो, आप योग के। ये बहुत विद्वान है जी, ये ने हमारे योगाचार्य हैं। हाँ 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 हमारे वही गुरु हैं। वही 5 साल से हमने इन्हीं से सिखाया योग। बढ़िया। तो देखो कितने मोक्ष के भागीदार है। ना हमारे गुरु हैं ये। धन्यवाद। वैसे ऐसा तो कुछ है नहीं, बैठिए विराजिए 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 विराजिए। विराज के। आप भी यहीं आ जाओ। ना आओ अपनी आओ, हम अब शिष्य आपके आओ। धन्यवाद। ये आप सबकी महानता है। वैसे आप सबसे ही सीख करके थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं, लेकिन विशेष बात ये है कि कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक ये लाभ होने वाला नहीं है। विषय सारा आ गया है, उसी में से कुछ थोड़ा बहुत जो मेरी समझ में आया है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें लगातार रहना है किसी भी कार्य में, अपने शरीर के अनुकूल, जो हमारे शरीर के अनुकूल हैं जो चीज़ें। हर एक को अलग अलग बीमारी है, सामूहिक रूप से बहुत बड़ी बात बताई जा सकती है, लेकिन अपनी बीमारी के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार कुछ चीज़ों का चयन जरूर करें अपने जीवन में। जब तक हमारे जीवन में कंटिन्यूटी नहीं आएगी तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। सोचने की समस्या सबके साथ है, एक के साथ नहीं। बिना सोचे चूंकि कोई कार्य नहीं होता, सोचना पड़ता ही है। तो इसलिए कितना सोचना हमको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक सीमा तक सोचना तो ठीक है, बिना सोचे कोई कार्य होगा नहीं, लेकिन जब बेमतलब का हम सोचने लगते हैं, हमसे समस्या का समाधान नहीं हो रहा और फिर भी हम सोचते जाते हैं, तो फिर वहां बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, राजीव दीक्षित जी भी कहते हैं, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, 3 शब्दों का वे प्रयोग करते हैं। ये सबके लिए अलग अलग है। किसी ऋतु में किसी को कोई खान पान हानि देता है, किसी ऋतु में कोई दूसरा खान पान हानि देता है। तो इसलिए अपने शरीर की व्यवस्था के अनुसार, उसकी आदत के अनुसार हम अपने भोजन का चयन करें।
किस ऋतु में किस भोजन को करना होता है, ये ध्यान करें। मित भूख कहते हैं थोड़ा सा भूख रख करके खाना, ये नहीं कि आज दावत मिल गई तो पी गए माल खूब हैं, या जीभ हमारी लपेटे मार रही है तो हम कुछ भी खा गए। कहा जाता है कि रसगुल्ला भी निचोड़ करके खा जाते हैं शुगर वाले हैं। तो इसलिए हमको देखना कम खाना, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक, अपने शरीर को के लिए जो अनुकूल हो। बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के लिए, अभी छाछ बताई भाई साहब ने, छाछ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सुबह को लेनी, शाम को नहीं लेनी। मूली शाम को नहीं लेनी, खीरा शाम को नहीं लेना। भाई साहब बता रहे थे कि शाम को ज्यादातर सूखी सब्जी बनती है, शाम को रसीली सब्जी बननी चाहिए। रसेदार भी कोई हम दाल बनाए, सब्जी बनाए, शाम को हल्का बनाए। गोभी वगैरह, ये बादी वाली जो चीजें होती हैं, ये शाम को हम ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। मसूर की दाल, मूंग की दाल बनाएं या कोई रसीली सब्जी बनाएं, ये ध्यान रखें। ये भाई साहब ने बताया सुबह को कुछ भी अगर मन करता है, हमारा कभी कभी करता है, मन भी थोड़ा सा बेईमान तो है ही, तो सब कुछ खाने को मन करता है, लेकिन सुबह ही हम खा ले, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तभी हमारे जो भोजन की जो ग्रंथि है, जो पाचन करती है, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, शुगर के लिए भी जिम्मेदार होती है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जिम्मेदार होती है, तो वैसे ही प्रज्वलित होती है। और जैसे जैसे सूर्य फिर ढलना शुरू हो जाता है, वैसे ही वो अग्नि हमारी मंद पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए शाम को हमको हल्का भोजन करना चाहिए, और सुबह को थोड़ा बहुत भारी भी कर सकते हैं, वो चलेगा। रात में तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। खैर जैनियों के यहाँ हमारा नियम होता है कि भाई रात में भोजन नहीं करेंगे, तो वो स्वास्थ्य के लिए है। कोई ऐसा धर्म जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारे स्वयं की स्वास्थ्य के लिए है, हम बीमार ना हो, इसके लिए धर्म बनाया गया है। तो इसलिए अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार हम जीवन में कुछ ना कुछ अपनाएं। और सुबह उठने वाली तो बात हो ही गई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना वास्तव में अपने आप में सबसे अधिक लाभदायक है। हाँ, थोड़ी सी समस्या तो है ही, खैर बच्चों के सामने भी हम भी बहुत कहते हैं, ये हमारे शिष्य ही हैं, बहुत कहते हैं हम भी बच्चों की, भाई सुबह उठो। लेकिन बच्चों का अब भाई साहब अरुण जी व्यवस्था थोड़ी सी बदल रही है। रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह को देर में ही उठते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए इस समस्या का निदान धीरे धीरे समझाने वाले भी हैं, कुछ बच्चे उसको समझते भी हैं, उनको लाभ भी प्राप्त होता है। आपका धन्यवाद। वैसे तो कुछ मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि सीख करके थोड़ा सा बच्चों को भी बताया जाए। मेरी इच्छा रहती है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों से सीख करके उन बच्चों तक वो बात आपकी पहुंचाता भी हूँ मैं। मेरा प्रयास भी रहता है, जो भी विद्वान हमारे मध्य में आते हैं उनको मैं विद्यालय में आमंत्रित करके अपने बच्चों तक उसका लाभ मिले, ऐसा कुछ मन में रहता है।